देखो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे थे। एक प्रॉब्लम दिया था मैंने, ये 3 ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पर रखे हैं, इधर से हमने फोर्स लगाया है, ठीक है, तो डेफिनेटली इनका मोशन होगा। तो तीनों का सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है? जिस ब्लॉक का या जिस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो और उनको वेक्टर के फॉर्म में शो करो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 की, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इसको आप फ्री कर दो बाकी आसपास के सारे ऑब्जेक्ट से, अलग करके देखो, बस एक ही ऑब्जेक्ट बनाओ आप, ठीक। अब बताओ इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। पहले तो ये F फोर्स लग रहा है बाहर से, वो 1 पर ही लगा रहे हो आप, इधर से लगेगा फोर्स। देन 1 और 2 के बीच में कांटेक्ट है, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो कौन लगाएगा नॉर्मल फोर्स 1 पर? ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 1 पर नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से सोचो, जैसे मैंने बताया था, नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है? जब भी 2 ब्लॉक आप जैसे इसको फोर्स लगाओगे तो 1 और 2 एक दूसरे के पास में आएंगे, वो प्रेस करेंगे एक दूसरे को, जिसके कारण वहां के एटम्स एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, और पास में आने के कारण क्या होगा? रिपल्शन। तो ये जो 2 है सेकंड ब्लॉक, ये 1 को रिपेल करेगा इस तरफ, पीछे की तरफ, और ब्लॉक 1 2 को रिपेल करेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम किसको शो करते हैं? फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो 1 पर फोर्स किधर लगेगा? तो 2 जो है वो 1 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। इसको मैं N कह देता हूं, नॉर्मल होगा तो उस फोर्स को मैंने N कह दिया, ठीक। इसके अलावा 1 पर कौन सा फोर्स लगेगा? इसका वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, इसका वेट मैं इसको W1 कह देता हूं, और ग्राउंड के साथ इसका कांटेक्ट है, ये ग्राउंड को प्रेस कर रहा है, तो ग्राउंड इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, किधर? ऊपर की तरफ, उस नॉर्मल फोर्स को मैं N1 कह देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक 1 का, समझ रहे हो ना? ऐसे ही ब्लॉक 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना है। तो ब्लॉक 2 पर कौन फोर्स लगाएगा सोचो। तो इस तरफ 1 है, इस तरफ 3 है, दोनों के साथ उसका कांटेक्ट है, तो दोनों नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। तो ब्लॉक 2 पर ब्लॉक 1 किधर फोर्स लगाएगा? ब्लॉक 1 उसको आगे पुश करेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, और वो फोर्स क्या होगा ये भी समझ लो, क्योंकि 2 ने 1 पर N फोर्स लगाया तो 1 भी 2 पर N फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक। तो 2 पर 1 तो आगे लगाएगा, और 3 किधर लगाएगा? तो डेफिनेटली वो पीछे की तरफ लगाएगा। इस फोर्स को मैं N डैश कह देता हूं, जो कि 3 ने 2 पर लगाया पीछे की तरफ। और कोई सा फोर्स? 2 का वेट नीचे की तरफ, W2 कह देता हूं। इसके अलावा ग्राउंड को ये प्रेस करेगा, तो ग्राउंड इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेगा, इस पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स ऊपर रहेगा N2, जो ग्राउंड ने नॉर्मल फोर्स लगाया, ठीक है। इसी तरह से 3 का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। 3 के लेफ्ट साइड में 2 है, तो 2 इसको प्रेस करेगा आगे की तरफ, और वो फोर्स क्या होगा बताओ? 2 और 3 के बीच में कौन सा फोर्स होगा? 3 ने 2 पर फोर्स लगाया N डैश पीछे की तरफ, तो 2 3 पर आप फोर्स लगाएगा आगे की तरफ N डैश। इसके अलावा इसका वेट, और जो ग्राउंड नॉर्मल फोर्स लगाएगा। अच्छा, क्या आप 1 और 2 ब्लॉक को कंबाइन करके फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो? ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एक एक ब्लॉक का या एक एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल 1 और 2 का कंबाइन करके मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं 1 + 2, तो हमारा सिस्टम हो गया 1 + 2। ठीक है, अब समझना लैंग्वेज। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त हम फोर्स को डिपिक्ट करते हैं उस पिक्चर में। वो फोर्सेस कौन से हैं? दे आर एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो अब हमारा सिस्टम हो गया 1 + 2, तो इन पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से होंगे? एक्सटर्नल मतलब इसके बाहर जो ऑब्जेक्ट्स है वो इन पर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी बात करनी है। ठीक है, तो 1 के लेफ्ट में एक तो फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं, ये लगेगा। इसके अलावा 2 के राइट में 3 है, तो 3 2 पर फोर्स लगाएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था उसको, वो फोर्स है एन डैश। क्या 1 और 2 के बीच में लगने वाला फोर्स एन हम यहां पर शो करेंगे? उस फोर्स को शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब बन जाएगा इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स का मतलब है 1 ने 2 पर फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स 2 ने 1 पर लगाया, टोटल फोर्स 0 हो गया। तो इंटरनल फोर्स को हम नहीं शो करेंगे क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। जब हमने ब्लॉक 1 का पिक्चर बनाया था तो ब्लॉक 1 के लिए 2 एक्सटर्नल था, इसलिए हमने उस फोर्स को लिया था। बट अब 1 और 2 दोनों ही सिस्टम के अंदर हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स बन गया। ठीक है, और उसको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो 2 फोर्स हैं, पेयर में आ रहे हैं। 1 2 पर लगाएगा और 2 1 पर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा इनके वेट, इनको तो शो करना पड़ेगा। तो वेट है W1 एंड W2, और ग्राउंड ने जो नॉर्मल फोर्स लगाया उसको भी शो करना पड़ेगा, वो भी एक्सटर्नल हो गया। तो अगर मैं 1 और 2 का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये उन पर फोर्सेस लग रहे हैं। 1 और 2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इंटरनल होगा। ठीक है, इसी तरह से क्या आप 1 2 और 3 तीनों को साथ में लेकर फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम टेकिंग ऑल द ब्लॉक्स टुगेदर 1 2 एंड 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये 3 ब्लॉक हैं। ठीक है, ये 2 ब्लॉक स्मूथ फ्लोर पर रखे हैं, थ्रेड से जुड़े हैं। ये थ्रेड एक पुली के थ्रू पास होता हुआ ब्लॉक सी की तरफ जाता है। ठीक है, इनके मासेस गिवन है M1 M2 और M3। ठीक है, तीनों का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अच्छा, एक बात समझो, ए और बी को आपने थ्रेड से कनेक्ट किया, ऐसे बी और सी को भी कनेक्ट किया, तो याद करो जहां भी थ्रेड कनेक्टेड होगा वहां पर कौन सा फोर्स होगा? टेंशन फोर्स। ठीक है, तो 2 थ्रेड अलग हैं तो दोनों में आप टेंशन डिफरेंट लें। मान लो कि यहां टेंशन T1 है, तो इस थ्रेड में टेंशन क्या होगा? T2। ठीक है, तो पहले आप A, B और C तीनों का सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो, तो एक हैवी रोप है जिसका मास 10 kg और लेंथ 5 मीटर। ठीक है, दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड थ्रू दिस सीलिंग। ठीक, समझना, मतलब इसकी लेंथ 5 मीटर है, तो ऊपर से टॉपमोस्ट पॉइंट से x मीटर नीचे एक पॉइंट है जिसको मैं P कह रहा हूं। ठीक है ना, तो रूफ से x मीटर नीचे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर कितना टेंशन होगा ये बताना है। फाइंड आउट टेंशन एट पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P पर टेंशन क्या होगा बताना है। पॉइंट P पर हमें टेंशन निकालना है।
सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसमें टेंशन सेम रहेगा थ्रू आउट या डिफरेंट रहेगा। देखो जब मासलेस थ्रेड होती है तो उसमें टेंशन थ्रू आउट सेम रहती है। यहां पर इसका मास है, ये हैवी है, आप इसको कुछ ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एक पर्सन लटका हुआ है, ठीक है, रूफ से, उसके पैरों को दूसरे ने पकड़ लिया, वो भी बैलेंस में, फिर उसके नीचे कोई तीसरे ने, फिर चौथे ने, ऐसे ये लटके हुए हवा में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही होगी, सबसे ज्यादा किसको वेट बियर करना होगा, तो जो सबसे ऊपर वाला पर्सन, इसको सभी का वेट बियर करना है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा टेंशन यहां पर है, सबसे ज्यादा फोर्स यहां लग रहा होगा, फिर इसको इसके नीचे वाले पर्सन का वेट बियर करना होगा, यहां पर उसके नीचे वाले पर्सन का वेट बियर करना होगा। दैट मीन्स जो सबके हाथों में जो टेंशन होगा वो डिफरेंट होगा, सबसे कम टेंशन नीचे होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगा। बिल्कुल वही चीज इस रोप में भी है। रोप में आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ठीक है, उसको उतने ज्यादा हिस्से का वेट जो है वो बियर करके रखना है। अब समझना, पॉइंट पी पर टेंशन निकालना है तो आप क्या करो, इस रोप को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये है नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये बताना। तो नीचे वाले पार्ट जो है, एक तो इसका वेट लगेगा, वेट कितना होगा ये कैसे पता करें, लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ 5 मीटर है, इसकी लेंथ x है, तो 5 माइनस x मीटर होगी लेंथ। अब समझना, 5 मीटर लेंथ का वेट है 10 kg, राइट। तो 5 माइनस x मीटर लेंथ का वेट कितना होगा, 5 मीटर लेंथ का मास 10 kg है, तो 5 माइनस x मीटर लेंथ की रस्सी का मास कितना होगा, दैट शुड बी, कैसे निकालेंगे बोलो। 5 मीटर का मास 10 kg, तो 1 मीटर का मास कितना होगा, 10/5 दैट इज 2 kg। तो 2 मीटर का कितना होगा, 4 kg, 3 मीटर का 6 kg। तो 5 माइनस x मीटर लेंथ की थ्रेड का मास कितना होगा, तो 2 इंटू 5 माइनस x kg, दैट मीन्स 10 माइनस 2x kg। तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसका मास है 10 माइनस 2x kg, तो वेट कितना होगा, वेट होता है mg, इसका वेट हो गया 10 माइनस 2x g, ठीक है। ये इसका वेट हुआ, डेफिनेटली वेट इसको नीचे खींच रहा है, तो कोई ना कोई तो इसको ऊपर खींचना चाहिए इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो ऊपर वाला जो रस्सी का हिस्सा है वो इसको ऊपर खींच के रखेगा, उसको हम समझ भी सकते हैं, बिकॉज ऑफ वेट पूरे थ्रेड में टेंशन होगा, एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये दो एटम बता रहा हूं, एक ऊपर वाली रस्सी में, एक नीचे वाली रस्सी में, ठीक है। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन, तो ऊपर वाला जो रोप है इसको नीचे वाले को अपनी तरफ खींचेगा विथ टेंशन T, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है तो T इसके इक्वल होगा वेट के, T की वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस 2x g, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि टेंशन जो है वो x पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब आपको यहां टेंशन निकालना है सबसे ऊपर, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो वहां टेंशन कितना होगा, तो देख लो 0 रख के 10g, इसका मतलब पूरी रस्सी का वेट यहां पर टिका हुआ है इस पॉइंट। x की वैल्यू 2 मीटर ले लें तो रखो, ये हो जाएगा 6g। 2 मीटर का मतलब यहां कहीं होगा, तो उस पॉइंट पर टेंशन कौन डिसाइड करेगा, उसके नीचे वाले जो रस्सी है उसका वेट। तो उसके नीचे 3 मीटर की रस्सी है,
3 मीटर का मतलब है 6 kg, वेट हो जाएगा 6g। और सबसे नीचे आ जाए अगर हम x इक्वल टू 5 मीटर पर, तो वहां टेंशन क्या होगा, 0, क्योंकि यहां पर इसको किसी को नहीं संभालना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर टेंशन 0 मतलब मिनिमम, और यहां पर टेंशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो रोप का मास है, इसलिए इसमें टेंशन वेरी कर रहा है। अब इमेजिन करो अगर मास नहीं होता तो आप कहीं भी पॉइंट लो, उसको किसी को सपोर्ट ही नहीं करना होता इस पर्टिकुलर केस में, तो टेंशन हर जगह 0 होता। या अगर किसी को सपोर्ट भी करना होता नीचे, तो हर पॉइंट के नीचे उतना ही मास होता, ठीक है। तो टेंशन जो है मासलेस थ्रेड में कांस्टेंट होगा, और अगर मास है, थ्रेड का मास है, तो उस केस में टेंशन वेरी करेगा, ठीक है। देखो समझना ध्यान से, एक ब्लॉक है जिसको हवा में लटकाया हुआ है, ठीक है, और उसको 2 थ्रेड बैलेंस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में रखे हैं, एक ये थ्रेड है और दूसरा ये थ्रेड, ठीक है। तो दोनों थ्रेड इसको हवा में बैलेंस किए हुए हैं, राइट। तो दोनों थ्रेड में टेंशन कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। ये जो थ्रेड है ये वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, हमें दिया है। दोनों थ्रेड में टेंशन निकालना है क्या होगा, ठीक। इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये है कि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक तो इसका वेट होगा नीचे की तरफ mg, 10g मतलब 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन इसका वेट नीचे लग रहा है। देन दोनों थ्रेड्स को खींचेंगे, टेंशन होगा तो राइट वाला थ्रेड किधर खींचेगा, अपनी तरफ, टेंशन T1, और ये थ्रेड इसको अपनी तरफ खींचेगा विथ फोर्स T1, ठीक है। कितने एंगल पर लगेगा ये फोर्स, 30 डिग्री के एंगल। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हो पिछली प्रॉब्लम्स में तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे, तो हमने सीधे उनको इक्वल कर दिया, बट यहां तो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस है, आप कैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाएं। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमें फोर्स के कंपोनेंट्स लेना होंगे, ध्यान से समझना इस बात, ठीक है। तो कंपोनेंट्स लेने के लिए 2 डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो आपको 2 डायरेक्शन माननी होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे लेंगे, डायरेक्शन आपको ऐसी लेनी है सो दैट आपको मिनिमम कंपोनेंट्स लेने की जरूरत पड़े, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक्सिस इधर बना लूं, एक ही एक्सिस हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको मैं एक्स कह रहा हूं, और एक एक्सिस जो है हमने वर्टिकल बना ली, ठीक है, ये हो गई वाई एक्सिस। तो अगर हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस बनाए तो क्या होगा बोलो, T2 फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही है, तो कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं। वेट नीचे की तरफ है माइनस वाई डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं। T1 इस तरफ है तो इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे एक्स और वाई,
ठीक है। अब इमेजिन करो अगर मैं कहीं और ले लेता एक्स वाई एक्सिस, मान लो एक एक्सिस इधर ले लेता इस तरफ ऐसी, और एक उसका परपेंडिकुलर, तो T1 फोर्स तो इसी एक्सिस में लगता, कंपोनेंट नहीं लेने पड़ते। बट T2 ऐसा लगता तो इसके कंपोनेंट लेने की जरूरत है, और वेट इधर लगता तो इसके भी कंपोनेंट लेने पड़ते। तो जहां भी इक्विलिब्रियम बन रहा है वहां पर आप इस तरह से एक्सिस बनाओ सो दैट आपको कम से कम फोर्सेस के कंपोनेंट लेना पड़े, राइट। तो अब कंपोनेंट किसके लेना पड़ेंगे? T1 के। अब आपको कंपोनेंट लेना आता है, तरीका क्या है? फोर्स का जो वेक्टर है वो बना दिया, और अब इस वेक्टर की टेल से दो लाइन खींच दो, जो लाइन में आपको कंपोनेंट लेना है। तो एक तो ये है x और एक y, ठीक है। ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक इस तरफ होगा, और याद रखना कंपोनेंट्स के बीच में वेक्टर आता है। मैं आपको थोड़े एग्जांपल दे दूं, जैसे ये वेक्टर है और ये लाइन है एक्सिस, तो कैसे होंगे कंपोनेंट्स? ये होंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट के बीच में है ये वेक्टर, वेक्टर इधर है और ये लाइन, क्या होगा कंपोनेंट? एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ। आप देख सकते हो कि दोनों कंपोनेंट्स के बीच में है वेक्टर। अब वेक्टर इधर है और ये लाइन है एक्स और वाई, तो उस केस में इसके कंपोनेंट कैसे होंगे? ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए, एक ऊपर होना चाहिए और एक इस तरफ। तरीका क्या होता है? जो उसका हेड है वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये इसका एक कंपोनेंट होगा, और दूसरा इस तरफ इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। दो कंपोनेंट हो गए। कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं? अगर वेक्टर ए है तो उसके कंपोनेंट होंगे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो कॉस वाला कंपोनेंट किधर होता है? जिस तरफ एंगल बना है, तो इसके साथ 30 डिग्री एंगल, मतलब इस तरफ कंपोनेंट होगा T1 cos 30 डिग्री, और दूसरा वाला कंपोनेंट होता है साइन का, तो T1 sin 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री एंगल इससे बना होता तो इस तरफ cos 30 होता, उस तरफ sin 30 होता, ठीक है। अब आप समझ गए। अब कंपोनेंट लेने के बाद आप देख सकते हो जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्स या तो x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन। देख लो आप, T2, T1 sin 30, वेट T1 cos 30, सारे फोर्सेस x या y डायरेक्शन में है। तो अब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना सकते हो। अब अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब उसका x कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए और y कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, और अगर z होता तो z कंपोनेंट भी 0 कर दो, ठीक है। तो x कंपोनेंट 0 होना चाहिए, मतलब क्या हुआ बोलो? T2 इधर लग रहा है और इस तरफ लग रहा है T1 sin 30, दोनों इक्वल होना चाहिए। T2 इज इक्वल टू T1 sin 30, sin 30 मतलब हाफ T1 by 2, T1 इज इक्वल टू 2T2, ये एक इक्वेशन आ गई। मतलब इसमें जो टेंशन होगा वो इसके टेंशन से डबल होगा, ठीक। देन y डायरेक्शन में भी फोर्स 0 होना चाहिए, राइट। तो ये दोनों बैलेंस है। ऊपर लग रहा है T1 cos 30, वेट के बराबर होगा, दैट इज 100 न्यूटन। cos 30 कितना होता है? √3/2, तो T1 हो गया 200/√3 न्यूटन। T2 क्या हो जाएगा? 100/√3 न्यूटन। तो T1 और T2 दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि अगर फोर्सेस एक डायरेक्शन में नहीं है तो आपको कंपोनेंट लेना होगा। कंपोनेंट लेने के बाद में x एक्सिस में जो भी फोर्स लग रहे हैं वहां इक्विलिब्रियम है, y एक्सिस में इक्विलिब्रियम है,
तो उनको बैलेंस करना होगा। तीन मासलेस थ्रेड से हमने इस तरह से इन ब्लॉक्स को फ्रीली सस्पेंड किया है एयर में, ठीक है, हवा में लटक रहे हैं। ऊपर दो थ्रेड है और नीचे जो है ये एक थ्रेड के बीच में दो ब्लॉक है, ठीक है। समझना, वर्टिकल लाइन के साथ ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है और ये 60 डिग्री एंगल। इस थ्रेड में टेंशन है T1, इसमें T2 है और इसमें T3। तीनों की वैल्यू बतानी है आपको। फाइंड T1, T2 एंड T3। इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, ठीक है। तो प्रॉपर एक्सिस लो, एक्सिस लेने के बाद कंपोनेंट्स लो और न्यूटन्स लॉ लगाओ। देखो इनमें वेट नीचे लग रहा है, T3 टेंशन भी इस वर्टिकल लाइन में होगा, बट T1 और T2 अलग अलग लाइन में है, तो आपको इस केस में कंपोनेंट्स लेना होंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक तो ये एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। ये एक्स हो गया और ये वाई। अब एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पहले मैं 4 kg नीचे वाला जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, T3 टेंशन ऊपर और इसका वेट नीचे 4g, तो T3 तो हो गया 40 न्यूटन, ठीक है। इस थ्रेड में टेंशन होगा 40 न्यूटन, ठीक। T3 तो सीधे ही निकल जाएगा। अब 2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पर, तो 3 थ्रेड जुड़े हैं, 1, 2 और 3, तीनों टेंशन लगाएंगे। तो पहले टेंशन फोर्सेस को ही शो करूं, ठीक है। तो T2 इस तरफ है, कितने एंगल पर, 60 डिग्री। T2 अगर इस तरफ है तो इसके कंपोनेंट्स लेने होंगे, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई, ठीक है। तो कंपोनेंट्स कैसे होंगे देख लो, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा और ये इसका वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। जिस तरफ एंगल है उस तरफ कॉस कंपोनेंट, तो T2 कॉस 60 डिग्री ऊपर और इस तरफ T2 साइन 60 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा फोर्स T1 30 डिग्री एंगल पर लग रहा है, इसके भी कंपोनेंट लेना होंगे, एक्स वाई, दोनों के बीच में वेक्टर आना चाहिए। एक कंपोनेंट इधर होगा और एक इस तरफ। किस तरफ कॉस कंपोनेंट होगा, जिधर एंगल बन रहा है, मतलब इधर होगा T1 कॉस 30 डिग्री और इस तरफ होगा T1 साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो दो फोर्सेस के कंपोनेंट लिए। तीसरा टेंशन नीचे लग रहा है T3,
जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली 40 न्यूटन। ठीक है, और इसके अलावा इसका वेट भी नीचे लग रहा है, दैट इज 2g मतलब 20 न्यूटन। नेट फोर्स 0, पहले x डायरेक्शन में फोर्स 0, x मतलब इस तरफ, तो T2 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू T1 साइन 30 डिग्री। ठीक है, x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स T1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स T2। ठीक है, देन y कंपोनेंट, y डायरेक्शन में जो फोर्स है वो भी 0 होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T1 cos 30 प्लस T2 cos 60, ये दो फोर्स ऊपर, और नीचे लग रहे हैं टेंशन T3 40 न्यूटन प्लस वेट 20 न्यूटन। ठीक है, ये होगा T1 √3 प्लस T2 120 न्यूटन। ठीक है, so T2 would be 30 न्यूटन, T1 is 30 √3 न्यूटन and T3 is 40 न्यूटन। ठीक है,